Now come to our new topic, chapter number 8. Already we have completed circulation in chapter number 8. But one topic is left. You call it respiration. You call it human respiration and plant respiration. Now, a very easy topic. Already you have completed this topic in standard 10th and 9th, either state board or CBSE. As per name, human respiration. What do you mean by this term called respiration? In general term, you call respiration is the process in which oxygen is inhaled and CO2 is exhaled. एक ऐसी फिनोमिना जिसमें ऑक्सीजन को इन किया जाएगा और CO2 को एग्जिट किया जाएगा। क्यों क्यों किया जाएगा ये? ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। आपके बॉडी में जो फूड मॉलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट जो आपने ईट किए हो, ठीक है, उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए ये प्रोसेस की जाती है विद द रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड एनर्जी, जिसके थ्रू वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और एनर्जी भी रिलीज होगी। उस प्रोसेस को अपन रेस्पिरेशन बोलोगे। जनरल टर्मिनोलॉजी में रेस्पिरेशन को अलग अलग टाइप से आप डिफाइन कर सकते हो। इन अदर वर्ड, यू मे कॉल रेस्पिरेशन कैन बी डिफाइंड एज बायोकेमिकल प्रोसेस of oxidation of organic compound in an orderly manner by the liberation of chemical energy, and that chemical energy is in form of ATP. You call this process as respiration. Now second question, can you recall? में देखिए second question दिया हुआ है, the type of cellular respiration. Second question में can you recall में दिया हुआ है the types of cellular respiration. Means the types of cellular respiration are aerobic respiration and anaerobic respiration. दो steps है जो सेलुलर रेस्पिरेशन के अंतर्गत आएगी। इसका मतलब नेचर में ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो एरोबिकली भी सर्वाइव हो रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर, और नेचर में कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो इन एब्सेंस ऑफ एयर भी सर्वाइव कर रहे हैं। यू कॉल्ड इट एनारोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, कैन यू रिकॉल में, व्हाई शुड वी रेस्पायर ऑल द टाइम? व्हाई शुड वी रेस्पायर ऑल द टाइम? इसका मतलब हर ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, हमेशा रेस्पायर क्यों करता है, हमेशा ब्रीथ क्यों करता है? इसमें आपको बोलना पड़ेगा लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। अपने को एनर्जी के लिए रेस्पायर करना पड़ता है। दिस प्रोसेसेस आर कैरिड आउट बाय द एनर्जी मेड अवेलेबल थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, और वो एनर्जी अपने को रेस्पिरेशन प्रोसेस से ही मिलती है। दैट्स व्हाई वी नीड टू रेस्पायर ऑल द टाइम। इसलिए अपने को रेस्पायर जो है हमेशा करना पड़ेगा। इफ यू कांट रेस्पायर, automatically after a time duration of 5 minutes 6 minutes the individual will die. मनुष्य की मौत हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। इसलिए रेस्पिरेशन जो है बहुत जरूरी है। अभी जो रेस्पिरेशन हो रहा है, जो बायोकेमिकल प्रोसेस बॉडी में हो रही है, ठीक है, व्हाट इज द रेस्पिरेटरी सरफेस? रेस्पिरेटरी सरफेस का क्या है, कहाँ है जहां पर इंडिविजुअल रेस्पायर करता है? तो इसमें जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है उसी को रेस्पिरेटरी सरफेस बोला जाता है। द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इज जनरली कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी सरफेस। उसी को बोला जाएगा रेस्पिरेटरी सरफेस। तो इस प्रकार की टर्मिनोलॉजीज, स्मॉल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स को आना चाहिए। और वो थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस जो है आपके बुक में दिया हुआ है, विच यू केप्ट इट अंडर क्यूरियोसिटी बॉक्स में भी दिया हुआ है, ठीक है, यूज यूर ब्रेन पावर में दिया हुआ है, और कैन यू रिकॉल जो क्वेश्चन है उसमें भी दिया हुआ है। यूज यूर ब्रेन पावर में क्वेश्चन दिया हुआ है, यूज यूर ब्रेन पावर में क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट वुड हैपन इफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन वन सिंगल स्टेप? इसमें आपको बोलना पड़ेगा, ग्लूकोज कैन नॉट बी कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड इफ सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन वन सिंगल स्टेप।
सिर्फ एक ही बार में अगर ग्लूकोज मॉलिक्यूल को अगर आपको ऑक्सीडाइज करना है तो बॉडी में वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा। बॉडी में ऑक्सीडाइज नहीं हो पाने के कारण आपकी बॉडी को जो एनर्जी मिलनी चाहिए वो एनर्जी भी आपको बॉडी में नहीं मिल पाएगी, ठीक है, वो लॉस्ट हो जाएगी इन फॉर्म ऑफ लाइट और हीट एनर्जी। दैट्स व्हाई एवरी टाइम द रेस्पिरेशन ऑकर कंटिन्यूअसली, इसलिए हमेशा रेस्पिरेशन जो है वो कंटिन्यूअस फिनोमिना में होगी। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस, ऐसे कौन से मेन फीचर्स है रेस्पिरेटरी सरफेस पे। क्यूरियोसिटी बॉक्स में देखिए, ऑब्जर्व इन क्यूरियोसिटी बॉक्स, वन क्वेश्चन इज देयर, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस। इसमें आपको बोलना पड़ेगा, फॉर इफिशिएंट गैसियस एक्सचेंज द रेस्पिरेटरी सरफेस शुड हैव फॉलोइंग फीचर्स। नंबर फर्स्ट वन, it should have large surface area. Second, it should be thin, highly vascular and permeable to allow exchange of gases, and it should be moist. और ये पूरी फिनोमिना जो है अपन लंग्स में देखते हैं, the complete phenomena observed in our lungs, which is the main part of respiratory system, which is the main part of respiratory system. Observe here, इको फ्रेंडली, यहाँ पर देखिए आप डायग्राम में आपको लंग्स दिख रहे हैं और वो लंग्स सरवाइव कर रहे हैं ओनली इन प्रेजेंस ऑफ विच यू कॉल्ड ट्रीज। जितनी ज्यादा ट्रीज है उतना ज्यादा हर ह्यूमन बीइंग, हर एनिमल जो है रेस्पायर करेगा। जैसे जैसे ट्रीज कम होते जाएगी वैसे वैसे देखिए लंग्स भी वर्क करना कम कर देगा। साइड में एक डायग्राम देखिए, उस साइड में आप डायग्राम में देख रहे हो, एक लंग्स में देखिए ट्रीज कम हो गई तो लंग्स का कैपेसिटी जो है इनहेलेशन का कम हो गया, एक्सहेलेशन का कम हो गया। इसलिए मोर ट्रीज इफ अवेलेबल इन एनी एरिया, इन एनी सराउंडिंग, एवरी इंडिविजुअल विल सर्वाइव मोर एंड मोर। ऑटोमेटिकली अगर आप सिटीज में रह रहे हो तो आपका सर्वाइवल रेट देखिए कम हो जाएगा। अगर आप विलेजेस में रह रहे हो जहां पर प्लांटेशन बहुत ज्यादा है वहां पर आपका सर्वाइवल रेट जो है बढ़ता जाएगा। तो ये फिगर जो है इंडिकेट करता है ट्रीज आर इक्विवेलेंट टू सर्वाइवल रेट ऑफ एवरी एनिमल। Now come to a terminology called breathing and respiration. दो टर्मिनोलॉजीज यहाँ पर दी हुई है, एक ब्रीदिंग और एक रेस्पिरेशन। जनरल टर्म में अपन बोलते हैं कि ब्रीथ करना और रेस्पायर करना, यानी टू ब्रीथ होता है श्वास लेना, ठीक है। बट हियर सम डिफरेंसेस आर देयर व्हेन यू ऑब्जर्व ए ब्रीदिंग टर्म एज वेल एज रेस्पिरेशन टर्म। इनटेक ऑफ फ्रेश एयर एंड रिमूवल ऑफ पोर एयर इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग, जबकि रेस्पिरेशन को बोला जाता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस व्हाइल रेस्पिरेशन इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस। इन ब्रीदिंग नो एनर्जी इज रिलीज्ड रादर यूज्ड, जबकि रेस्पिरेशन में एनर्जी इज रिलीज्ड इन फॉर्म ऑफ एटीपी व्हिच यू कॉल्ड एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ब्रीदिंग इज ऑलवेज ए एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस while respiration is always an intracellular process observed inside a cell. No enzymes are involved in breathing, while in respiration large number of enzymes are involved. Without enzymes the respiration can't take place. Next one, confined to certain organs. In breathing it confined to certain organs only, but when you observe the respiration it occurs in all the cells of the body. That's why it is called as a intracellular process. Now when you observe the types of respiration, when you observe the types of respiration, two types of respirations are observed, जिसमें ऑक्सीजन इनहेल किया गया था और ऑक्सीजन इनहेल करने के बाद रिलीज किया गया था एनर्जी, और CO2 ड्यू टू ऑक्सीडेशन हुआ था फूड मॉलिक्यूल का। इसका मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग एनिमल्स हैं, रिक्वायर एनर्जी फॉर कैरिंग ऑन देयर मेटाबॉलिक प्रोसेस। हर लिविंग एनिमल्स को मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए सबको एनर्जी लगेगी, ठीक है। एंड इन एनिमल्स द सोर्स ऑफ एनर्जी इज फूड, और हर एनिमल में इसका सोर्स क्या है, फूड मॉलिक्यूल है। इसलिए द न्यूट्रिएंट्स जो फूड के रूप में हर एनिमल कंज्यूम करता है वो एक कार्बोहाइड्रेट के रूप में है, प्रोटीन है, फैट्स है, ठीक है, विच कंटेन्स एनर्जी इन देयर केमिकल बॉन्ड। इसलिए ये जो बॉन्ड एनर्जी है ये रिलीज होती है ऑक्सीडेशन प्रोसेस से, और उसी ऑक्सीडेशन प्रोसेस से आपको ऑक्सीजन जो है यूज में आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है प्रोड्यूस होगा एज ए बाय प्रोडक्ट। और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस हो गया बाय प्रोडक्ट के रूप में, उसी समय एनर्जी रिलीज होगी।
ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हो रहा है ये पॉइजनस गैस है, हार्मफुल गैस है फॉर एवरी सेल्स इन एवरी लिविंग एनिमल, दैट्स व्हाई एवरी एनिमल एक्सेल इट, इसलिए हर एनिमल इसको क्या करता है, एक्सेल करता है। इन जनरल टर्म आप रेस्पिरेशन को बोलोगे इनहेलेशन मींस इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, और एक्सेलेशन एग्जिट ऑफ CO2। ये दो टर्मिनोलॉजीज अगर आपको समझ में आ गई तो आप रेस्पिरेशन टॉपिक जो है बड़े अच्छे से समझ लोगे। इसका मतलब ये हुआ कि CO2 को रिमूव करना बहुत जरूरी है क्योंकि वो हार्मफुल गैस है, वो पॉइजनस गैस है। अब वाटर जो रिलीज हुआ है, वाटर इज यूजफुल एंड रिमेन इन द सेल, वाटर जो रिलीज हुआ है वो सेल में भी रह जाएगा, यूजफुल भी है। एनर्जी रिलीज इन ऑक्सीडेशन इज स्टोर्ड इन हायर एनर्जी बॉन्ड ऑफ ATP, ठीक है। इसलिए एनर्जी रिलीज जो हो रही है ATP के रूप में, ये एक बायोलॉजिकल यूजफुल एनर्जी है, इसलिए पूरी प्रोसेस को फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बोला जाता है। कंप्लीट प्रोसेस इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, इसलिए रेस्पिरेशन इज ए केमिकल एक्टिविटी टेकिंग प्लेस विद इन द प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल, प्रोटोप्लाज्म में हो रहा है, सेल के अंदर हो रहा है, इसलिए प्रोसेस को अपन ने इंट्रा सेलुलर प्रोसेस बोले थे। एंड रिजल्ट्स इन द लिबरेशन ऑफ एनर्जी, और रिजल्ट देगा आपको एनर्जी रिलीज करने के लिए। अब देखिए दो रेस्पिरेशन अपने डिस्कस किए, वन इज एरोबिक एंड वन इज एनारोबिक। Come to first one, aerobic process. Anaerobic process. When you observe the anaerobic respiration, as per name, it occurs in absence of molecular oxygen. ठीक है? Means when nutrients are oxidized without the use of oxygen, उस process को बोला जाएगा anaerobic respiration. इसलिए you called anaerobic respiration as fermentation process, क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रिएंट ऑक्सीडाइज हो रहा है लेकिन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन हो रहा है, इसलिए इन दिस रेस्पिरेशन फूड इज पार्शियली ऑक्सीडाइज, इसलिए इस प्रोसेस में फूड का पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा। इट इज लो एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस, और यहाँ पर एनर्जी भी काफी कम रिलीज होगी। ड्यूरिंग दिस रेस्पिरेशन ओनली 5% एनर्जी रिलीज्ड एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन, एंड द बेस्ट एग्जांपल्स आर बैक्टीरिया एंड ईस्ट। इन ईस्ट ग्लूकोज फॉर्म्स इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, while in bacteria and muscles glucose is converted to lactic acid. Is it clear? That's why it's a endoparasites are anaerobic in nature, इसलिए जितने भी endoparasites हैं वो सब anaerobic nature के रहेंगे, in absence of oxygen जो है वो survive करेंगे। इसलिए कुछ some body tissues of even aerobes also shows anaerobic metabolism. When you observe in our skeletal muscles, आप अगर बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो, एक्सेस आपका एक्सर्शन हो गया है, उस समय आप देखिए आपकी बॉडी मसल्स जो है बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी एंड यू फील टायर्ड, और आप उस समय टायर्ड महसूस करोगे, फैटिक महसूस करोगे, क्योंकि रैपिड फॉर्मेशन ऑफ एंड एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड हो चुका है आपकी बॉडी में, आपकी मसल्स में, विच यू कॉल इट एज मसल फैटिग। उस समय उस टर्म को क्या बोला जाएगा, मसल फैटिक। वन मोर एग्जांपल, व्हेन यू ऑब्जर्व द मैमेलियन मैच्योर आरबीसी, बॉडी के ह्यूमन बीइंग के रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स देखिए आप, जिसको इरिथ्रोसाइट्स बोला जाता है, शोज एनारोबिक रेस्पिरेशन बिकॉज दे लैक माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। मीन्स व्हेन यू ऑब्जर्व द नॉन वस्कुलर नेचर, जब आप नॉन वस्कुलर नेचर को ऑब्जर्व करोगे, पर्टिकुलरली लेंस, कॉर्निया ऑफ आई शोज एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। इसलिए एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है ये प्रिमिटिव रेस्पिरेशन कहलाता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन अपीयर्ड फर्स्ट इन प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। इसका मतलब नेचर में भी आप ऑब्जर्व करोगे, सराउंडिंग ऑब्जर्व करोगे, तो सराउंडिंग में भी सबसे पहले ऑक्सीजन नहीं था, इसलिए वहां जो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव होते थे वो सब एनारोबिकली सर्वाइव होते थे। एज द नेचर गेट चेंज, द सराउंडिंग गेट चेंज and air comes in nature, at that time a new organism will develop and you call that new organism as aerobic respiration। उस समय अपन उस organism को क्या बोलोगे, aerobic respiration। सिंपल टर्म्स में बोलोगे आप aerobic respiration को, this respiration occurs in presence of molecular oxygen। anaerobic में in absence of oxygen हुआ था, और aerobic respiration में ऐसे organism जो in presence of oxygen survive कर रहे हैं, breathe कर रहे हैं, respire कर रहे हैं, they are all kept under aerobic respiration। Means in this process oxidation of food takes place which releases energy, or you may call energy
एज द मेन प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एनर्जी मेन प्रोडक्ट है एरोबिक रेस्पिरेशन की। एंड द बाय प्रोडक्ट्स आर वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बाय प्रोडक्ट्स क्या क्या है? वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड है। इन एंड जनरल टर्मिनोलॉजी you called aerobic respiration are of two types. Some are called direct respiration and some are called as indirect respiration. Aerobic respiration भी दो टाइप के अपन बोल सकते हैं, one you call direct respiration and one you call indirect respiration. The respiration takes place without special organ. ऐसा respiration जिसमें कोई special organ involved नहीं हो रहा है, उस respiration को बोला जाएगा direct respiration. And it is done by, that exchange of gases is done by a principle called diffusion. उस समय कौन सा प्रिंसिपल फॉलो होगा? डिफ्यूजन प्रिंसिपल फॉलो होगा। इट टेक्स प्लेस विदाउट द एड ऑफ ब्लड। बॉडी में, एनिमल्स में ब्लड नहीं रहेगा क्योंकि ब्लड ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। इसका मतलब बिगर ब्लड के जो एनिमल सर्वाइव करते हैं उनमें जो रेस्पिरेशन पाया जाएगा उस रेस्पिरेशन को अपन डायरेक्ट रेस्पिरेशन बोलोगे। और इट इज बेस्ट ऑब्जर्व इन सम एरोबिक बैक्टीरिया including some sponge, some coelentrates, roundworms and flatworms are the best example in which direct respiration is observed. Now come to indirect respiration. जैसा नाम है, it involves special respiratory organ. ऐसे एनिमल्स जिसमें स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, वो एनिमल मल्टीसेलुलर है, एडवांस्ड है, उनमें जो रेस्पिरेशन होगा उस रेस्पिरेशन को बोला जाएगा इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन। सच एज स्किन helps to respire, gills help to respire and lungs help to respire. Means it occurs only in larger and complex forms of animal. Their respiration needs helps of blood. इसलिए एनिमल पूरे ब्लडी एनिमल है। अब ब्लडी एनिमल रहने के कारण इनमें एक और सिस्टम रहेगा जिसके थ्रू ब्लड को एनिमल फ्लो करेगा, फ्लोट करवाएगा, एंड यू कॉल दैट सिस्टम एज सर्कुलेटरी सिस्टम। इन विच हार्ट विल वर्क, जिसमें कौन सा ऑर्गन हेल्प करेगा ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए? हार्ट। ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन लाइक स्किन, ट्रैकिया, लंग्स, गिल्स, इंटरनल गिल्स, एक्सटर्नल गिल्स, द इनडायरेक्ट एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। और इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन जो है डिपेंड करता है स्किन रेस्पायर करने में हेल्प कर रहा हो, गिल हेल्प कर रहा हो या लंग्स हेल्प कर रहा हो। Again, different animals are observed. In skin type of respiration, if skin helps acts as respiratory organ, then annelids will help, amphibian will help, and some marine snakes will help, in which skin acts as respiratory organ. When you observe gills, help for respiratory organ, it occurs only in watery habitat animal. जो एनिमल watery habitat के हैं, एक्वेटिक नेचर के हैं, उनमें ही ये गिल्स रेस्पिरेशन हो पाएगा। एंड सम एनिलिड्स आर बेस्ट एग्जांपल, सम क्रूस्टेशियंस, मोलस्कस, सम इंसेक्ट्स लार्वी आर देयर, सम इकाइनोडर्मेटास आर देयर, सम फिशेस एंड सम एम्फीबियंस आर देयर इन विच ब्रोंकियल रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस और गिल रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। व्हेन यू ऑब्जर्व लंग्स रेस्पिरेशन व्हिच यू कॉल्ड एज पल्मोनरी रेस्पिरेशन, in pulmonary respiration only one organ will help and you call that organ as lungs, and it is best observed in some snails, phyla, some amphibians are there, some reptile birds are there, and the best example is mammals। और सबसे best example में आएगा आपका mammals including human being, in which the pulmonary respiration takes place. Now when you observe the mechanism of breathing vary among different groups of animal mainly on their habitats and level of organization। ये अपन डिस्कस किया भैया कि लोअर इनवर्टिब्रेट्स में कैसे एनिमल रेस्पायर कर रहा है, वर्टिब्रेट्स में एनिमल कैसे रेस्पायर कर रहा है। इज इट क्लियर? नाउ कम टू अवर टॉपिक कॉल्ड ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऑब्जर्व द डायग्राम केयरफुली even in your book on page number 154 one diagram is there called human respiratory system, जिसमें आपको पूरा डिटेल दिया जा रहा है किस प्रकार रेस्पिरेटरी पाथवे और रेस्पिरेटरी ऑर्गन हेल्प कर रहा है सो दैट वी रेस्पायर इजीली। When you observe respiratory pathway, some parts are there which helps to take in oxygen, including some nostrils, nasal chambers, pharynx, larynx, trachea,
bronchi, bronchioles and alveoli are the major parts of respiratory pathway, and one organ is there called respiratory organ, and you call that respiratory organ as lungs. All these parts helps to respire, इसलिए सभी पार्ट जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम के एंडोडर्मल ओरिजिन का है। ये कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन इज ऑफ एंडोडर्मल इन ओरिजिन, एंडोडर्मल सेल्स के द्वारा ये रेस्पिरेटरी सिस्टम बनता है। एंड दिस रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूड्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट विच यू कॉल रेस्पिरेटरी पाथवे एंड ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन विच यू कॉल्ड इट एज लंग्स। अब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है जिसको अपन कंडक्टिंग पैसेज बोलते हैं, विच यू जनरली कॉल्ड इट एज कंडक्टिंग पैसेज, उसमें क्या क्या है? उसमें नेसल चेंबर है, ठीक है, जिसको नेसल कैविटी बोला जाएगा, नॉस्ट्रिल्स है, फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, ट्रैकिया है, ब्रोंका है एंड ब्रोंक्यूल्स इंक्लूडिंग एल्वियोलाई। ऑल दीज पार्ट्स आर केप्ट अंडर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। वी शुड डिस्क्राइब इट फर्स्ट, सबसे पहले अपने को इसी को डिस्क्राइब करना है। कम टू फर्स्ट वन, रेस्पिरेटरी पाथवे विच यू कॉल्ड कंडक्टिंग पैसेज। Observe here, the first part is nostril. Now what do you mean by a term called nostril? Nostrils are external opening of nose. Observe our nose carefully. Nose के lower part में around the maxilla area, two openings are there. That two openings are called as nostrils. External opening of nose is generally called as nostrils. Even you may call it as external nares. इसको आप और क्या बोल सकते हो? External nares. Nares means hole. Similarly, a pair of internal opening is present. उसी प्रकार ओपनिंग तो है एक्सटर्नल ओपनिंग, जिसको अपन नॉस्ट्रिल बोले हैं, वही नॉस्ट्रिल इंटरनली एंटर हुआ है, इसलिए उसको इंटरनल ओपनिंग बोला जाएगा। दे ओपन इनटू फेरिंग्स, और वो कहाँ ओपन होंगे? अंदर में, नोज के अंदर में, फेरिंग्स में ओपन होंगे। These are called as internal nares, और नाक के अंदर में जो ओपनिंग हो रही है उसको बोला जाएगा इंटरनल नेयर्स। Is it clear? Now come to second one called nasal chamber. Second part you call it as nasal chamber. The space between the external and internal nair is called as nasal chamber. पूरी जो कंप्लीट स्पेस दिख रही है नोज के अंदर में, नोज के अंदर में जो पूरा बिग एरिया, ठीक है, उस बिग एरिया को जो नोज के अंदर का एरिया कहलाता है, जहां से एयर जो है बराबर इंटरनली इन होगा, लंग्स के अंदर में जाने की कोशिश करेगा, दैट स्पेस इज कॉल्ड एज नेसल चेंबर। इसलिए बोला गया है द स्पेस बिटवीन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल लेयर इज नोन एज नेसल चेंबर। इंटरनली ईच वन इज लाइंड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन, और नोज के इंटरनली वंस यू entered your finger inside the nose sometime during sneezing or coughing, at that time you will observe a mucous membrane is there, a sticky membrane is there internally. That sticky layer internally inside the nasal chamber is made up of ciliated epithelium, ठीक है, माइक्रो हेयरी प्रोजेक्शन है वहां पर। वो माइक्रो हेयर जो है डस्ट पार्टिकल को क्या करेगा? ट्रैप करेगा, होल्ड करके रखेगा। And that nasal chamber is again internally divided into right and left parts by cartilage known as mesenchimoid. एक कार्टिलेज बोन है, सॉफ्ट बोन है, ठीक है, उस सॉफ्ट बोन कार्टिलेज बोन को बोला गया है मेसेंचिमोइड बोन। नाउ इसका मतलब मेसेंचिमोइड बोन जो है वो नेसल सेप्टम कहलाता है, और नेसल सेप्टम जो है इट हैज टू पार्ट्स, फर्स्ट स्मॉल कार्टिलेजिनियस एंड सेकंड मेजर बोनी पार्ट। इसलिए हर नेसल चेंबर जो है उसके 3 शैलो बोनी रिजेस हैं, और वो 3 शैलो बोनी रिजेस को अपन नेसल कॉन्की बोलते हैं। इज इट क्लियर? उसको क्या बोला गया है? नेसल कॉन्की। तो दिस इज रिलेटेड टू नोज। नाउ ईच नेसल चेंबर इज फर्दर डिविजिबल इनटू 3 मेन रीजन्स, ठीक है। वन इज कॉल्ड एज वेस्टिबुलर रीजन, जिसको वेस्टिब्यूल बोला जाएगा। सेकंड वन इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी पार्ट, और यू कॉल्ड रेस्पिरेटरी रीजन। एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज सेंसरी रीजन। थर्ड पार्ट को क्या बोला जाएगा? सेंसरी रीजन, और यू कॉल्ड सेंसरी पार्ट।
Now what do you mean by vestibule? This is the anterior most part of nasal chamber. नॉस्ट्रिल के अंदर वाला एरिया जो है वो सब वेस्टिब्यूल कहलाएगा. इट हैज हेयर, बहुत सारे हेयरी प्रोजेक्शंस हैं विच ट्रैप डस्ट पार्टिकल एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम गोइंग इनसाइड. अगर यहाँ पर हेयरी प्रोजेक्शंस नहीं रहे तो अनवांटेड डस्ट पार्टिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्टेड कर देगा. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रेस्पिरेटरी पार्ट? दिस इज द पार्ट रिचली सप्लाइड विद कैपिलरीज. रेस्पिरेटरी पार्ट में बहुत सारी कैपिलरीज हैं. And once you inhale air, that air become warm due to capillaries. ठीक है, it warms the air. अपने आप वो एयर जो आप इन कर रहे हो वो नोज के अंदर में जब इनहेल होती है, अंदर जाती है, तब वो वार्म हो जाती है and makes it moist. Now what is the role of sensory part? This is lined by sensory epithelium and the role of sensory epithelium is only for detection of smell. और sensory epithelium जो है सिर्फ स्मेल को डिटेक्ट करने में हेल्प करेगा. ठीक है, एंड यू मे कॉल दैट सेंसरी पार्ट एज ऑल्फैक्टरी पार्ट एंड द अपरमोस्ट पार्ट इज लाइंड बाय ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम फॉर डिटेक्शन ऑफ स्मेल. नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट कॉल्ड एज फेरिंग्स. प्रोनाउंस इट एज फेरिंग्स. नेसल चेंबर जो अपन ने अभी डिस्कस किए, कैविटी जो डिस्कस किए, दोनों नॉस्ट्रिल के अंदर में जो इनर स्पेस में जो कैविटी थी उसको अपन ने फेरिंग्स बोले थे. ठीक है, एंड दैट नेसल चेंबर ओपन्स इनटू फेरिंग्स. फेरिंग्स जो है काफी शॉर्ट है, वर्टिकल ट्यूब है, लॉन्ग ट्यूब है, मेजरिंग अबाउट 12 सेंटीमीटर इन लेंथ. द रेस्पिरेटरी एंड फूड पैसेज क्रॉस ईच अदर इन द फेरिंग्स बाय टू सेपरेट पैसेज. फेरिंग्स के ही वहां पर एक फूड पैसेज भी डेवलप होता है जिसके थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग रहेगा और डाइजेस्टिव सिस्टम में जो फूड लगता है जो डायरेक्ट स्टमक में जाएगा वो डाइजेस्टिव सिस्टम अलग रहेगा. इसलिए फेरिंग्स ही डिसाइड करता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम और फूड पैसेज जो है दो सेपरेट पैसेजेस जो है बॉडी के अंदर में रहे. अदरवाइज जो आप इनहेल कर रहे हो एयर वो कहाँ चले जाएगा? स्टमक में चले जाएगा. और जो आप फूड ईट कर रहे हो वो कहाँ चले जाएगा? लंग्स में चला जाएगा. Is it clear? That's why pharynx has main role. Its upper part is known as nasopharynx, which helps in conduction of air. अपर पार्ट जो है pharynx का वो nasopharynx कहलाता है जो सिर्फ एयर को कंडक्ट करेगा. और लोअर पार्ट जो है उसको laryngopharynx बोलते हैं, oropharynx बोलते हैं. The main role is to conduct food to esophagus, जिससे फूड मॉलिक्यूल जो आपने बाइट की हो, माउथ के थ्रू च्यू की हो, वो इसोफेगस में जाए और इसोफेगस से वो बराबर स्टमक में पहुंचे. इन द फेरिंग्स देयर आर टॉन्सिल्स. और फेरिंग्स में देखिए, ऑब्जर्व द डायग्राम केयरफुली, टॉन्सिल्स आर देयर एंड दिस टॉन्सिल्स आर मेड अप ऑफ lymphatic tissues and the role of that lymphatic tissues kill bacteria which are trapped in mucus. इसलिए बाय चांस इनहेल करते समय कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी अगर एंटर हो जाए तो टॉन्सिल्स की जवाबदारी है फेरिंग्स में कि उस बैक्टीरिया को वो किल कर पाए, सो दैट अगेन यू आर प्रिवेंटेड, जिससे आप फिर से आपका इम्यून सिस्टम जो है वो मेंटेन रहेगा. अदरवाइज देयर मे बी चांसेस टू रिड्यूस द इम्यून पावर. नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट कॉल्ड लैरिंग्स. अब नेक्स्ट पार्ट के ऊपर आइए, कॉल्ड एज लैरिंग्स. लैरिंग्स को बोला जाएगा इट इज द टिप ऑफ ट्रैकिया. लैरिंग्स कहां पर है? ये ट्रैकिया के टिप पर है. ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज साउंड बॉक्स और इट इज ए साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन. ठीक है, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है इसलिए उसको साउंड बॉक्स बोलते हैं, इसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं. ठीक है, इवन यू मे कॉल इट एज एडम्स एप्पल. इसको और क्या बोला गया है? एडम्स एप्पल. इन ह्यूमन मेल इट इज अबाउट 2.3 सेंटीमीटर and in female it is only 1.7 centimeter. Means it is more prominent, longer and thicker in man than woman due to male hormone that is androgen. मेल हार्मोन एंड्रोजेन ज्यादा सिक्रीट होता है मेल में. ठीक है, इसलिए मेल में ये ज्यादा लॉन्गर है और थिकर है. इट डज नॉट हेल्प इन रेस्पिरेशन बिकॉज इट इज मेनली कंसर्न विथ साउंड प्रोडक्शन. ये आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई हेल्प नहीं करता है, ये सिर्फ साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है. इसलिए फेरिंग्स ओपन इनटू लैरिंग्स बाय एन ओपनिंग और फोमिना कॉल्ड एज ग्लॉटिस. इसलिए मेल में ये लैरिंग्स इंक्रीज है इन साइज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी
hence it is called as Adam's apple and can be noticed in neck region. और कहाँ अवेलेबल है? neck region में. From the pharynx air enters the larynx. pharynx से ही air जो है larynx में enter होंगी through an opening called glottis. Glottis is guarded by a flap called epiglottis. It prevents the entry of food particle into the respiratory passage. इसलिए जब आप भोजन करते हो, कई बार भोजन अगर जल्दी चबाने में आ जाए, गरीब घाई में स्पीड में अगर आप भोजन को च्यू कर रहे हो, उस समय देखिए आपको हिचकी आती है. इसका मतलब इपीग्लॉटिस वर्क नहीं कर पाया, इसलिए फूड मॉलिक्यूल जो आपने इन किए हो वो लैरिंग्स के पास में आके इकट्ठा हो गया, जमा हो गया. Along the sides of glottis are two folds of elastic tissue called vocal cords. Observe the diagram carefully. These are responsible for production of sound. इसलिए नेक रीजन को हल्का सा अगर आपने क्लोज कर दिए तो ऑटोमेटिकली यूर साउंड गेट चेंज, अपने आप आपका साउंड जो है बदल जाता है. ठीक है, क्योंकि लैरिंग्स के ऊपर प्रेशर आया एक्सटर्नली लैरिंग्स के ऊपर प्रेशर आने से आपका साउंड बॉक्स जो है वो क्रश हो गया है, यू मे कॉल इट एज थोड़ा पंचर हो गया है. दैट्स व्हाई यूर साउंड गेट चेंज. दिस इज द मेन रोल ऑफ लैरिंग्स. ये मेन रोल हो गया लैरिंग्स का. इसलिए लैरिंग्स की भी बात की जाए, वोकल कॉर्ड्स की भी बात की जाए, तो दो टाइप के वोकल कॉर्ड्स हैं. यू कॉल्ड सम वोकल कॉर्ड्स एज ट्रू वोकल कॉर्ड्स एंड वन इज कॉल्ड एज फॉल्स वोकल कॉर्ड्स. ट्रू वोकल कॉर्ड जो है इनर पेयर से बना हुआ है और फॉल्स वोकल कॉर्ड जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन से बना हुआ है. ठीक है, दैट्स व्हाई सम डिफरेंस इज देयर इन ट्रू एंड फॉल्स वोकल कॉर्ड्स. Now come to next part called trachea. Make it very IMP. बहुत सारे MCQs जो है इस टॉपिक से प्रिपेयर होते हैं. Called as trachea. Generally called windpipe. Trachea को अपन क्या बोलेंगे? Generally called as windpipe. ठीक है? It is about 12 centimeter long. आप देखिए, observe the diagram carefully. काफी long tube दिख रही है. That long tube is called trachea. At least 2.5 centimeter wide. जिसमें से बराबर एयर जो है इन होगी और एयर एक्सेल भी होगी. इट इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ इसोफेगस. आपके नेक रीजन में इसोफेगस के फ्रंट में है एंड एक्सटेंड डाउनवर्ड इनटू द नेक रीजन, और काफी नेक के अंदर तक एंटर हुआ है और डायरेक्ट लंग्स में ओपन होता है. द वॉल ऑफ ट्रैकिया इज मेड अप ऑफ फाइब्रस मस्कुलर टिश्यू सपोर्टेड बाय सी शेप कार्टिलेज रिंग. ऑब्जर्व द डायग्राम केयरफुली. पूरे ट्रैकियल वॉल के ऊपर आप देखिए, आपको सी शेप की रिंग दिख रही है. वो सी शेप की रिंग को कार्टिलेज रिंग बोला गया है, विच आर टोटल 16 to 20 नंबर एंड दे मेक द ट्रैकिया रिजिड. जिससे ट्रैकिया जो है काफी स्ट्रांग हो गया है, काफी हार्ड हो गया है. ठीक है, फॉर दैट दिस सी शेप रिंग इज देयर विच आर 16 in 20 नंबर एंड दे आर कॉल्ड एज कार्टिलेज रिंग. द ट्रैकिया इज इंटरनली लाइंड बाय विथ सिलिएटेड एपिथेलियम एंड म्यूकस ग्लैंड. यहाँ पर भी कई बार कफ जमा हो जाता है. ड्यूरिंग ओल्ड एज जनरली द ट्रैकिया कैरी मोर म्यूकस, इसलिए काफी कफ निकलता है व्हेन यू ऑब्जर्व द ओल्ड एजेड पर्सन क्रॉसिंग 60, 65, 70 इयर्स ऑफ एज, क्योंकि पूरे ट्रैकिया में म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो इकट्ठा कर लेता है. इफ एनी फॉरेन पार्टिकल एंटर्स इट इज इमीडिएटली एक्सपेल्ड आउट बाय कफिंग एक्शन. बाय चांस अगर कोई फॉरेन पार्टिकल इस ट्रैकिया में आ जाए, नेक रीजन में ट्रैकिया के अंदर में एंटर हो जाए, तो बड़े स्पीड से एक्सपेल होता है बाय doing a phenomena called cuffing. Dust particles get trapped by mucus by ciliary movement. They are swept towards the larynx and finally they enter the esophagus. ठीक है, इस प्रकार ट्रैकिया जो है एक मेजर रोल जो है अपने बॉडी में अडॉप्ट करता है. इसलिए इंटरनली ये सिलिएटेड सीडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम से बना हुआ है. म्यूकस ग्लैंड दैट ट्रैप द अनवांटेड पार्टिकल प्रिवेंटिंग देयर एंट्री इनटू लंग्स. इसलिए जो भी अनवांटेड एंट्री है उसको प्रिवेंट करेगा, उसको रोकेगा, लंग्स में एंटर नहीं करवाएगा. अदरवाइज देयर में भी चांसेस ऑफ ए रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन. ऐसे समय पर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की चांसेस जो है हो सकती है. नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट कॉल्ड एज ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स. अगेन मेक इट वेरी आईएमपी. बहुत सारे एमसीक्यूज जो है इस टॉपिक में भी रहते हैं, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में. अगेन ऑब्जर्व द डायग्राम केयरफुली. Which part is bronchi and which part is bronchioles? The distal end, इसका मतलब ट्रैकिया का ही जो आखिरी एंड था ऑफ ट्रैकिया, is divided into two bronchi behind the sternum.
Each bronchus is supported by a complete ring of cartilage. It enters into lungs of respective sides. दो lungs है आपके पास और दोनों lungs में ये bronchia और bronchioles जो है enter करता है. On entering the lungs, each bronchus further divides into secondary and tertiary bronchi. Tertiary bronchi divided into many minute bronchioles. Wall of each bronchiole does not have cartilage ring. Each bronchiole end into a balloon-like alveolus, which is generally appears like grapes. These alveoli make the lungs spongy and elastic. और एजिंग के कारण यहाँ पर भी काफी चेंजेस आते हैं. इसलिए कंप्लीट ब्रोंकाई जो है, चाहे वो राइट हो या लेफ्ट ब्रोंकाई हो, वो फिर से डिवाइड हो जाता है सेकेंडरी और टर्शरी ब्रांचेस में. ठीक है, और वो सेकेंडरी और टर्शरी ब्रांचेस जो है वो हेल्प करेगा बॉडी में एयर को इन करने में और एयर को एग्जिट करने में. फॉर दैट दिस ब्रोंकाई विल हेल्प. इसलिए प्राइमरी ब्रोंकाई जो है वो सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाई में तो डिवाइड हो जाती है, एंड विच रिजल्ट्स इनटू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, एंड दैट टर्मिनल ब्रोंक्यूल एंड्स इनटू एल्वियोलाई, और फिर वो बाद में काय में एंड हो गया, एल्वियोलाई में एंड हो गया. ऑब्जर्व द डायग्राम केयरफुली, ध्यान से डायग्राम देखिए. एंड द लास्ट पार्ट इज कॉल्ड लंग्स. वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट टॉपिक.